गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड 20 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो ना सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेंगे। ये सवाल कई बार पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप ये पूरे वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखते हैं तो आपके ये क्वेश्चंस सारे के सारे 20 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको एक्सप्लेन करके समझाया गया है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए SLV-1, बी SLV-2, सी SLV-3, डी PSLV-1। सही जवाब ऑप्शन सी SLV-3। दोस्तों, अगर बात की जाए SLV-3 भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिसे 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था जो असफल रहा था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? आपके ऑप्शन है सेलुलाइड, बी रबड़, सी एबेस्टॉस, डी अभ्रक। सही जवाब ऑप्शन बी रबड़। प्रश्न नंबर 3, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? आपके ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी तापायनी उत्सर्जन। सही जवाब ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। दोस्तों, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के कारण होता है, क्योंकि सूर्य के आंतरिक भाग में उपस्थित हाइड्रोजन संयलित होकर हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। इस अभिक्रिया के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। प्रश्न नंबर 4, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? आपके ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक अवशोषण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण घूर्णन। सही जवाब ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर आमतौर पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें कांच या प्लास्टिक के रेशों की पतली किस्में होती हैं जिनके माध्यम से प्रकाश स्पंदनों का उपयोग टेलीफोन, इंटरनेट और टेलीविज़न संकेतों सहित डिजिटल और एनालॉग डेटा संकेतों को संचारित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? आपके ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। सही जवाब ऑप्शन सी रोमर। दोस्तों, प्रकाश की गति को सबसे पहले डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने साल 1676 में मापा था। रोमर ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो के ग्रहणों का समय मापकर प्रकाश की गति का पता लगाया था। रोमर ने यह साबित किया था कि प्रकाश एक सीमित गति से चलता है। प्रश्न नंबर 6, तरण ताल यानी स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। सही जवाब ऑप्शन ए अपवर्तन। दोस्तों, स्विमिंग पूल यानी तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पुल के तल से आने वाली प्रकाश किरणें पानी से हवा में जाते समय अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस वजह से पुल के तल की छवि हमें नज़दीक लगती है और पुल कम गहरा दिखाई देने लगता है। हमारी आंखें अपवर्तन को ध्यान में नहीं रखती हैं, इसलिए स्विमिंग पूल वास्तविक से कम गहरा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी परावैगनी।
सही जवाब ऑप्शन डी पराबैंगनी। दोस्तों हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य वायुमंडल और पांचवा जो है वो बहिर्मंडल होता है। अगर बात करें हमारे वायुमंडल की, समताप मंडल परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। समताप मंडल की सबसे निचली परत में ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। इस तरह ये किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी पर जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। प्रश्न नंबर 8, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आपके ऑप्शन है ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, सी वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, डी लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। सही जवाब ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों अगर बात की जाए अवतल लेंस की, अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अवतल लेंस के कई उपयोग हैं, जैसे कि दूरबीनों में, कैमरे में, लेज़र में, फ्लैश लाइट में, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए चश्मे में भी अवतल लेंस का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 9, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? आपके ऑप्शन है ए परावर्तन द्वारा, ऑप्शन बी चालन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी संवहन द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी विकिरण द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के प्रक्रिया से पहुंचती है। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा लाखों किलोमीटर के खाली स्थान या निर्वात को पार करती है। विकिरण में किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगर यही ऊष्मा चालन या संवहन द्वारा होता तो ये कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 10, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी प्रत्यास्थ। सही जवाब ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। दोस्तों एक्स किरणें यानी एक्स रे, जैसे आप लोग आए दिन कई बार होता है हमारी हड्डी टूट जाती है, हमें डॉक्टर ने एक्स रे कराने के लिए बोला है, तो उन्हीं को हम एक्स रे कहते हैं। एक्स किरणें जो हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। एक्स किरणों की उत्पत्ति तब होती है जब तीव्र वेग वाली कैथोड किरणों को उच्च परमाणु क्रमांक और उच्च द्रव्यणांक वाले पदार्थ पर प्रक्षेपित किया जाता है। एक्स किरणों का इस्तेमाल शरीर के अंदर ऊतकों और संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए किया जाता है। ये छवियां बीमारी और चोट के लक्षण दिखाती हैं। प्रश्न नंबर 11, चावल पकाना कठिन होता है। आपके ऑप्शन है ए पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन बी समुद्र तल पर, सी खदान के नीचे, डी कहीं भी एक जैसा। सही जवाब ऑप्शन ए पर्वत के शिखर पर। दोस्तों पहाड़ों पर चावल पकाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम होता है, जिससे पानी कम तापमान पर उबलता है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम होने की वजह से पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। कम तापमान पर पानी उबलने की वजह से उसमें पके चावल को कम ऊष्मा मिलती है और वो पूरी तरह से पक नहीं पाता है। इसलिए पहाड़ों पर खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। प्रश्न नंबर 12, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी नाइक्रोम, सी सीशा, डी टंगस्टन। सही जवाब ऑप्शन डी टंगस्टन। प्रश्न नंबर 13, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए अम्ल आधारित अंतरक्रिया, बी अपोहन, सी विद्युत अपघट्य, डी उपापचयन। सही जवाब ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य। दोस्तों विद्युत अपघट्य बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब जल में किसी धातु के लवण, अम्ल अथवा क्षार घुले रहते हैं तो ऐसे घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसे घोल जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं।
प्रश्न नंबर 14, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 4 गुना, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2 गुना, ऑप्शन डी आधा। सही जवाब ऑप्शन सी 2 गुना। दोस्तों, तार की लंबाई को 2 गुना करने पर नया प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध को ओम के नियम का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। ओम का नियम यह कहता है कि एक सुचालक के माध्यम से 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा उन 2 बिंदुओं में वोल्टता के समानुपाती होती है। यानी व्युत्पन्न सूत्र होता है V बराबर IR, जहाँ V 2 बिंदुओं में वोल्टता, I मतलब सुचालक के माध्यम में प्रवाहित विद्युत धारा और R वस्तु का प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध ओम के नियम के अनुपातिक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 15, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आपके ऑप्शन है माइक्रो ओवन में, ऑप्शन बी सौर हीटरों में, ऑप्शन सी धुलाई मशीनों में, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर्स में। सही जवाब ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर में। अगर बात की जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC या फ्रियॉन भी कहते हैं, का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है। CFC जो है गैर प्रतिक्रियाशील, गैर ज्वलनशील और गैर विषाक्त होती है। इनके ये गुण इन्हें शीतलन उपकरणों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। हालांकि CFC से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए आधुनिक रेफ्रिजरेटर में CFC का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनकी जगह R410A या प्यूरॉन बोलते हैं उसको, जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है इस ईंधन के रूप में, बी स्नेहक के रूप में, सी विमंदक के रूप में, डी विद्युत रोधी के रूप में। सही जवाब ऑप्शन सी विमंदक के रूप में। दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मंदक होते हैं, इन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। ग्रेफाइट इसका इस्तेमाल न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से विखंडन से पैदा होने वाले न्यूट्रॉन धीमे हो जाते हैं, जिससे यूरेनियम 235 नाभिक के साथ न्यूट्रॉन की क्रिया संभावित होती है और श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहती है। ग्रेफाइट की अत्यधिक शुद्धता और उच्च तापमान और विकिरण को झेलने की क्षमता के कारण इसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए ईंधन में किसकी सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? आपके ऑप्शन है ए कोक, ऑप्शन बी पत्थर का कोयला, सी लकड़ी, डी प्राकृतिक गैस। सही जवाब ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 18, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर मिसाइल, ऑप्शन बी पृथ्वी से आकाश मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, ऑप्शन डी पृथ्वी से सागर मिसाइल। सही जवाब ऑप्शन सी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों, अग्नि 2 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है और ठोस ईंधन से चलती है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी लंबाई 20 मीटर और व्यास 1 मीटर है। इसका वजन करीब 18 टन है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO कहते हैं, ने विकसित किया था। प्रश्न नंबर 19, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का परिवेक्षण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। सही जवाब ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। दोस्तों, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व की कई परतें होती हैं। जब तारों से प्रकाश इन परतों से होकर गुजरता है तो उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए तारों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। इस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 20, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी मेजर। सही जवाब ऑप्शन ए सोनार।
दोस्तों, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार एक यंत्र आता है जो कि शिप्स में यूज़ होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR। यह एक तकनीक है जो ध्वनि संचरण का इस्तेमाल करके पानी के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाती है। सोनार के जरिए पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए समुद्र की गहराई मापने के लिए, तो इसके लिए हम लोग फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र में दिशा नियंत्रण के लिए दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का इस्तेमाल किया जाता है।